थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं क्लास को लेके। जो क्लासेस है कैसे करना है आपको। देखो मैंने क्लास को लेकर आपको दो चीजें बता दिया, एक तो आपको मैंने थ्योरी दे दिया, करवा दिया, अब न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में सारा रिवीजन करा दूंगा। अगेन आपके पास बहुत अच्छे टाइम टेबल है। मैं देखो जो बच्चे एक जिद है कि भैया मैम तो यूट्यूब से कर लेंगे यार, देखा जाएगा, जिन बच्चों की जिद है जो आप हमारी बातें नहीं सुनोगे तो फिर आगे आपको पछताना पड़ेगा और आप खुद ही कंपनसेट करोगे। मेरे जेब से क्या जाना है, मेरे जेब से कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, रिसेंटली पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब पे कुछ बच्चे वीडियो भी ढूंढ रहे हैं, तो आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। और आप मैसेज करके पूछेंगे सर ये वीडियो कहां है, तो हम कैसे बताएं? 4000 वीडियो डाली हुई हमने यूट्यूब पे, उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो गो विद आपके लिए कोर्स है, और कोर्स आपका जो है ये है दैट इज 349 का। अब यहां पे एक बच्चों को 1% डाउट होता है कि सर यार 5-6 दिन के लिए क्या लें आगे, तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि 1 ईयर की वैलिडिटी, नेक्स्ट ईयर भी अगर आपका इनकेस भगवान ना करे ऐसा हो, इनकेस पेपर नहीं क्लियर होता तो नेक्स्ट ईयर हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, ये श्योरिटी हम आपको देकर चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को जो आज से टुडे से कोर्स को ज्वाइन करता है उनके लिए सिर्फ ये मैं बेनिफिट देने जा रहा हूं। तो ये कोर्सेस आपके लिए है जो कि आप इजीली जाके एक्सेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाके आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के परेशान होंगे, थ्योरी के लिए ठीक है यूट्यूब, वन शॉट रिवीजन डालूंगा मैं, वो ठीक है, जिसने पहले पढ़ा हुआ उसके लिए ठीक, नए बच्चों के लिए अभी ठीक नहीं है। मेरा कोई कंसर्न नहीं है आपसे 4-5 हजार 350 रुपए ले लूं आपसे मैं, और मैं बहुत बड़ी कुछ चीजें अचीवमेंट कर लूंगा, नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो कि वहां पे सर इसको फ्री क्यों नहीं कर देते भाई, एप्लीकेशन सर्वर कॉस्ट है तो मैं अपने जेब से भी नहीं लगा सकता यहाँ पे, तो वो सारी चीजें हैं, तो वो ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 साल तक आपके लिए वो सर्वर ब्लॉक रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बस आप कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना सारी बातें बता दी। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर रिवीजन वीडियो आने वाली आपकी किसकी, बोनस और बायबैक ऑफ शेयर्स। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज की क्लास के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम वन गो पूरे के पूरे जितने इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं विद एनालिसिस के साथ हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और हम बहुत अच्छे से चीज़ें कवर करेंगे। और कॉर्पोरेट अकाउंट के जो भी थ्योरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आने के आ सकती हैं। न्यूमेरिकल की हम बात में करेंगे। सर अगर हम थ्योरी की ही आप बात कर रहे हो तो कितने मार्क्स का लगभग थ्योरी आ सकता है? तो थ्योरी में लगभग कॉर्पोरेट अकाउंट में देखूं तो 25 मार्क्स का आपका थ्योरी आने के चांसेस है। और थोड़ा मैं एक पॉइंट से आपको बता दूं कि जितने भी थ्योरी होते हैं ना कॉर्पोरेट अकाउंट में, वो लगभग ना न्यूमेरिकल के बेसिस पे होते हैं। तो अगर आपने न्यूमेरिकल कर रखा होगा तो वो थ्योरी अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कुछ थ्योरी के अंदर। चलिए सर आइए स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमने सेमेस्टर 3 के जो बैच हैं प्री बुकिंग ऑफर स्टार्ट कर दिया है, जो 1 जून से स्टार्ट होगा। अगर आप थ्योरी का जैसे लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो दैट इज 299 का पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और बाकी आपका 399 रुपीज का, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स, और इस बार डीपीपी जिसे हम डेली प्रैक्टिस सीट भी बोलते हैं वो भी मिलने वाला है। यानी अब आपको अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 3 के अंदर आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो पहले कभी नहीं पढ़ा है आपने, कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये थ्योरी का सब्जेक्ट्स है। और तीसरा आपके पास बिजनेस या तो मैथ्स है अगर आप ऑनर्स के बच्चे हो, और या फिर बिजनेस स्टैट्स है अगर आप प्रोग्राम के बच्चे हो। तो ये मिलने वाला है, और सभी के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से लाइव क्लासेस एंड ऑल सारी चीजें रहेंगी। और इस बार हम पहले से और बेहतर कर रहे हैं कि आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट 10 ईयर के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कराने वाले हैं इस बार। तो आप डिले ना करिए, जिनको लगता है तो वो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और उनकी जो क्लासेस है स्टार्ट, एग्जाम जैसे ही आपके खत्म होंगे आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव क्लासेस। तो ये हमने कुछ प्री बुकिंग है, बाकी बाद में इसके जो प्राइसेस है फिर से दोबारा ये 500 का करेंगे हम, क्योंकि पूरे 6 महीने पढ़ाने हैं देखो। और ये वाली प्राइसेस जो है वो आपकी 450 की हो जाएगी। अब बच्चे कुछ ये भी सोच सकते हैं कि अभी सर 350 का मिल रहा है, तो भाई टाइम, सर्वर कॉस्ट का रेंट देना पड़ता है ना, तो उस रेंट का टाइम भी तो लगता है, तो उस टाइम के हिसाब से चलेंगे। अगर आप 6 महीने का किराया तो हमें ज्यादा पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम कॉस्ट थोड़ा सा इफेक्टिव लेके चलते हैं। और साथ के साथ पहले पढ़ने वाले बच्चों की बात ही अलग होती है, एंड टाइम पे हमें दिक्कत आती है। और अभी भी आप देखोगे कॉर्पोरेट अकाउंट में आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। आइए सर हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 सबसे पहले हम कवर करेंगे। सर कौन सा? सर यूनिट 1, जिसके अंदर हमारे जो भी चैप्टर्स थे उन सभी चैप्टर्स के थ्योरी देख लेंगे।
जैसे हमारा शेयर कैपिटल हो गया, जैसे हमारा बायबैक हो गया, जैसे हमारा बोनस हो गया, जैसे हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, जैसे हमारा डिबेंचर हो गया, जैसे अंडर राइटर। सो ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी कवर इन दिस वीडियो एंड होपफुली के आपको अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें। तो पहला हम एक राइट नोट्स जो आपके सामने दिख रहा होगा कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, इनके ऊपर नोट्स। हालांकि देखो थ्योरी कई बार ऐसा भी रहा है कि बहुत कम आया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो कि एक्स वाई एक जेड लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया विद, मान लेते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर से। तो ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स में से आपको पब्लिक को जो बेचोगे, दैट इज आपने 150 पब्लिक को दे दिया कि हम बेचेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। हालांकि आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से जानते हो, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी को बोलते हैं हम नॉमिनल कैपिटल। इसके बाद इसमें से हो सकता है कि पब्लिक ने, हो सकता है कि 1 लाख हमसे कम मांगे शेयर, 1 लाख फॉर एग्जांपल 40,000 मांगे, तो ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्राइब। और मिनिमम अंडर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, दैट इज 90% है। 90% से आप नीचे नहीं शेयर को सब्सक्राइब अगर होता है, मान लो इस शेयर्स में से मेरे 1 लाख ही बिकते, तो 1 लाख तो 90% से कम हो जाता, तो हम शेयर्स को इशू नहीं कर पाते। दूसरा है हमारा भैया कि यहां पे देखा जाए तो अगर 1,60,000 का एप्लीकेशन आ गया, तो इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्राइब। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। अगर हमारे पास जितना हमने इशू किया था 150 का ही आता है, तो दैट इज, इसको कॉल करते हैं हम फुल्ली सब्सक्राइब। नाउ ये चीजें हमें क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है, चलिए आइए फटाफट से देखें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट द मिनिमम अमाउंट विच ऑफ ऑप्शन टू डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर कहता है मस्ट बी रेज कैश मीट परचेज प्राइस प्रॉपर्टी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रीपेमेंट ऑफ द लोन बैंकिंग कैपिटल अदर स्पेसिफिक एक्सपेंस। कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इट इज द मिनिमम अमाउंट विच हैज बीन ऑप्शन ऑफ द डायरेक्टर मस्ट टू बी रेज इन कैश। मतलब उतना तो कम से कम इन सब चीजों के लिए होना चाहिए। यहां पे लिख लीजिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होगा वो 90% होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट होगा, 90%। ठीक है, अगेन थ्योरी 10 ईयर में गिवन है, मैं डिटेल थ्योरी दे दूंगा। ये थ्योरी बस समरी के लिए है कि आप एक रिकॉल कर सकते हैं। आ जाइए आगे सर। आगे कहता है अंडर सब्सक्राइब व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक, उसे क्या बोलेंगे हम, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव अंडर सब्सक्राइब होगा, सेल सेटिस्फाई फुल। ठीक है, ओवर व्हेन एप्लीकेशन मनी इज मोर, जब ज्यादा होगा तो उसे ओवर सब्सक्राइब बोलेंगे। कॉल्स इन एरियर द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, यानी मान लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के शेयर्स में से 2 और 3 और 5 है, आपसे कंपनी ने ये वाला पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, बोला अभी नहीं दूंगा भाई बाद में, तो आपका कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, जिसे अलॉटमेंट एरियर भी बोल सकते हो। और कॉल्स इन एरियर के ऊपर रेट क्या होता है, ध्यान रखना, इसके ऊपर रेट होता है हमारा, दैट इज हमारा 10%। ऐसा ही कॉल्स इन एडवांस, जब आप एडवांस में पैसे दे देते हो, इसके ऊपर रेट होता है 12%। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जब कभी भी आप शेयर्स को ना, जब शेयर्स हमारा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम रेशो में शेयर्स को होल्डर को देते हैं, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। It means the allotment of shares in proportionate of number of shares apply for the excess application money adjusted against the future call and surplus। मतलब जो भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको फ्यूचर सरप्लस पे हम एडजस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, आपका प्रोराटा अलॉटमेंट। मिनिमम सा इसके अंदर से अगर देखा जाए तो सिर्फ 90% वाली बात को याद रखना, मच मोर नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, अब यहां से देखिए ये 2017, 25 और बहुत सारे साल तो मैंने यहां मेंशन नहीं किए, इतने सारे सालों में ये आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं।
ठीक है ना, ये आने के चांसेस पूरे 100% बनते हैं। और ये चीजें कितनी बार हम कर चुके हैं, और यहाँ पे दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि प्रोविजन रिगार्डिंग द इशू ऑफ यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 बातें थी यहाँ पे। 5 बातें कौन कौन सी थी? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? मीन्स अमाउंट रिसीव अबव द वैल्यू शेयर, यानी जो फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर उससे ज्यादा आपने 12 रुपए लिया तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया उसको कहाँ कहाँ यूज करने हैं ये बताना है। तो ये सेक्शन हमें 52 बताता है कहाँ कहाँ यूज करना है। तो 5 जगह यूज कर सकते हैं। एक तो फ्री बोनस शेयर इशू करने के लिए, और हालांकि बोनस शेयर तो फ्री होता है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, जो हमारे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे होते हैं उस खर्चे का पेमेंट करने के लिए। रिटर्न ऑफ कमीशन डिस्काउंट, अगर जो अंडर राइटर कमीशन होता है या इशू ऑफ डिस्काउंट, अगर डिबेंचर के ऊपर इशू पे डिस्काउंट दे रखा है तो वो खर्चा है हमारे लिए, उसकी पेमेंट के लिए हम ये 2 रुपए एक्स्ट्रा का यूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेबल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर के लिए, अगर हम प्रीमियम बात करें, रिडम्पशन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को हम 10 का लेके हम 12 रिटर्न करते हैं, तो जो वो प्रीमियम 2 जा रहा है तो उसका हम इस 2 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए, तो ये पॉइंट एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ऐसे इसे हम डिविडेंड के लिए नहीं करते। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, ये एग्जाम में कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है, लगभग लगभग। अभी यूनिट 1 ही चल रहा है मेरे भाई, और यूनिट 1 के साथ ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें क्विकली कराऊं। प्रोविजन, और ऑलरेडी लॉ में पढ़ चुके हो आप, प्रोविजन रेगुलेटेड रिगार्डिंग द बोनस इशू, बोनस शेयर के लिए क्या प्रोविजन होगा? तो बोनस शेयर के लिए सेबी के गाइडलाइंस है कि बोनस शेयर मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल। ऑथराइज बाय आर्टिकल का मतलब जो एओए है वो परमिटेड होना चाहिए। कंपनी शुड नॉट डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए तभी आप बोनस दोगे। ऐसा नहीं कि सरकार के पैसे दे नहीं रहे और शेयर होल्डर को आप पैसे दिए जा रहे हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते बोनस शेयर देने के लिए। पार्टली पेड अप मस्ट बी फुल्ली पेड अप पहले बनाना पड़ेगा बोनस शेयर्स के लिए। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले बोलेंगे डिविडेंड नहीं दे रहे उसके बदले बोनस शेयर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। नोट, बोनस शेयर इशूड इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व फ्रेश इशू से कर सकते हैं आप, आउट ऑफ फ्रेश इशू, नॉट आउट ऑफ फ्रेश इशू से नहीं होगा, रिजर्व और प्रॉफिट से होगा। तो ये था बोनस इशू। हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, एक बोनस शेयर। आइए, साइलेंट फीचर्स ऑब्जेक्टिव बायबैक। बायबैक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सिंपल सी बात है, बायबैक के पहले सोर्स बताओ। बायबैक का मतलब क्या होता है? परचेज ऑन शेयर, मैं अपनी कंपनी के खुद ही शेयर्स खरीद लूंगा तो इसको बोलेंगे सर ये बायबैक हो गया। अपनी कंपनी के खुद शेयर खरीदेंगे तो बायबैक हो जाएगा। कहां कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व एंड प्रोसीड्स, मतलब ये 3 जगह हैं जहां से कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो बायबैक कर लीजिए। नंबर 2, अगर फ्री रिजर्व में पैसा है तो बायबैक कर लीजिए। तीसरा, बायबैक करने के लिए आप प्रोसीड्स फ्रेश इशू कर सकते हो, लेकिन आप देखना सेम क्लास नहीं होना चाहिए, अदर क्लास होना चाहिए। मान लो आपको 10 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला बायबैक करना है, तो आप 10 वाला नहीं, आप जो इशू करोगे उस केस के अंदर आप 20 वाला फेस वैल्यू वाला इशू करके बायबैक कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि 10 वाला ही बायबैक करना और 10 वाला ही इशू कर दो, तो ये नहीं होगा। कंडीशन, 12-13 कंडीशन लॉ में किए थे, यहाँ कुछ मेन रख देते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिटेड होना चाहिए और जो मीटिंग में एसआर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। बायबैक नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, और अगर बीओडी की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10% बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के कर सकता है। डेट इक्विटी रेशियो 2:2 हो जाना चाहिए। शेयर टू बी फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ। जिस दिन से हमारा आरओसी के पास सब कुछ जाएगा वहां से हमें 12 महीने के अंदर बायबैक कर लेना चाहिए, और 7 दिनों के अंदर पेपर को हमें क्या करना होता है? डिस्ट्रॉयड कर देना होता है। तो ये लॉ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, तो मच मोर आपको इसके अंदर अटेंशन नहीं देना होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों करते हैं भाई? अर्निंग पर शेयर हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मान लेते हैं हमारे पास 1000 शेयर था, है ना, 1000 शेयर था, बायबैक 200 कर लिए तो अब 800 शेयर हो गया। तो पहले जो प्रॉफिट था 1000 रुपए कमाया तो हर किसी को 1-1 रुपए मिलता था डिवाइड करके। अब अगर 1000 रुपए कमाऊंगा तो अब 1 रुपए से ज्यादा मिलेगा, 1.2 मिलेगा। तो जैसे ही बायबैक करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा, प्रॉफिट जब बटेगा तो ज्यादा डिविडेंड बढ़ने लगेगा। रिफंड सरप्लस कैश शेयर होल्डर, अगर हमारे पास बहुत सारे सरप्लस कैश होता है तो शेयर होल्डर को वापसी करने के लिए। सपोर्ट मार्केट प्राइस, मेन रीजन तो होता है जैसे ही बायबैक अनाउंस होता है तो मार्केट प्राइस हमारा एकदम से चलने लग जाता है शेयर बाजार के अंदर। बायबैक शेयर मेथड कैपिटल, कहता है बायबैक ऑफ शेयर मेथड ऑफ कैपिटल रिडक्शन नॉट परमिटेड बाय, बोलता है ये एक चीज है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि भैया हमें कैपिटल रिडक्शन का पर्पस नहीं होना चाहिए, अदर पर्पस के लिए बायबैक कर सकते हो। इसके बायबैक करने के लिए सबसे पहले आपको सीआरआर क्रिएटेड करना पड़ेगा 100% इक्वल अमाउंट का, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आ जाइए सर। अगला कहता है व्हाट इज द कंडीशन फुलफिल टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करोगे। तो भाई प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना सबसे पहले देख लेते हैं। शॉर्ट समरी कहता है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन द पेमेंट बैक टू कैपिटल शेयर होल्डर ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ में ही इज द कंपनी सेट द ले डाउन द सर्टेन कंडीशन। आपको जब उसके पैसे वापस करोगे तो होना चाहिए, पहले आर्टिकल मस्ट बी परमिटेड होना चाहिए, देयर रिडम्पशन फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्टली का कर लोगे। रिडम्पशन शुड बी कैरिड आउट ओनली डिविजुअल प्रॉफिट से होना चाहिए या फिर फ्रेश इशू से होना चाहिए, दो जगह से। और ये सारा पैसा 100% सीआरआर में जाएगा, 100% सीआरआर में जाएगा। अगर फ्रेश इशू करते हो तो बैलेंस अमाउंट सीआरआर में जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिस बच्चे ने करा बेहतरीन तरीके से बताया हुआ, टेंशन की बात नहीं है उनको। इफ द रिडम्पशन ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, तो हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लेना होगा। इफ प्रीमियम पेबल ऑन द, तो हमें डिविजुअल प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं। जब रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर तो उसके ऊपर प्रीमियम पेमेंट करना होगा। कहता है इफ द कंपनी कैन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर इशू प्रेफरेंस शेयर विद इन अ कंसेंट 75% वैल्यू, सच प्रेफरेंस शेयर अप्रूवल एनसीएलटी का लेके जाना पड़ेगा और वहां से बात बनेगी। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन नॉट बी प्रेफरेंस शेयर विच विज रिडीमेबल 20 साल ईयर के अंदर। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 साल दे रखे और वैसे 20 ईयर के अंदर हमें बायबैक कर लेना चाहिए। ये की पॉइंट से हमें आर्टिकल परमिट वगैरह करना पड़ेगा। सर कॉन्सेप्ट ऑफ द बुक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको 100% की कैटेगरी में रखो। जिसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसको रखना 100% की कैटेगरी में। बुक बिल्डिंग, सर बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग बेसिकली होता क्या है समझो, आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग होता क्या है नॉर्मली, एक मान लेते हैं PQR लिमिटेड एक चाहता है अपनी कंपनी के शेयर लेके आए और उसने शेयर का प्राइस रखा 100 रुपए। तो जो बैंकिंग कंपनी है इसे एडवाइस करता है कि भैया आप ऐसे 100 रुपए मत रखिए, इसको आप ना प्राइस को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करिए, यानी आप प्राइस बैंड रखिए 100 से 110 रुपए का प्राइस रखिए। अब जब आप शेयर खरीदने जाओगे तो आपकी मर्जी है कि आपको मान लेते हैं बोला गया कि आप कम से कम 100 शेयर खरीदोगे इस कंपनी के, अप्लाई करोगे तभी आपको शेयर मिलेगा। तो आपकी मर्जी है कि आप 10,000 रुपए अप्लाई कर दो तब भी 100 शेयर हो जाएंगे, आप 10,500 रुपए अप्लाई कर दो तब भी आपको 100 शेयर मिलेंगे, 10,000 या 10,000 आप क्या 11,000 अप्लाई कर दो तब भी आपको शेयर मिलेंगे। मतलब 100 रुपए से लेके 110 के बीच में कोई भी बिडिंग कर सकते हो, जो हाईएस्ट बिडिंग खुलेगा उसी पे आपको अलॉटमेंट होगा। मान लेते हैं कि कंपनी का जो बिडिंग खुला वो खुला 110 रुपए का भी मिलेगा, उस सिचुएशन में आपने जो अप्लाई किया नहीं मिलेगा, इसने अप्लाई किया नहीं मिलेगा, इसने सोचा 105 का मिल जाएगा नहीं मिला, इसने सोचा 100 का ही मिल जाएगा नहीं मिला, अब इसको शेयर अलॉटेड हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं बुक बिल्डिंग। मतलब एक तरीके से हम एक बिटिंग लगवाते हैं ताकि मैक्सिमम प्राइस पे हम अपने शेयर्स को बेच पाएं। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग। तो आ जाइए अब देखते हैं क्या कहता है बुक बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बुक बिल्डिंग इज द प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। मतलब इसमें हम प्राइस पता करते हैं कि भैया कितने का कस्टमर लेना चाहता है। फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टर सबमिट बिट, इसके अंदर बिट लगाते हैं, मतलब भैया इतने का दे दे इतने का दे दे, बोली जिसे बोलते हैं। फाइनल इशू प्राइस डिटरमाइन बेस्ड ऑन द आपका डिमांड, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी वही फाइनल प्राइस माना जाएगा। प्रोसेस अपॉइंटमेंट मर्चेंट बैंकर के पास जाते हैं, बैंकर ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इनिशिएट बिट्स इन्वेस्टर लगाएगा, रिकॉर्डिंग बिट्स बुक्स में लिखा जाएगा, फाइनल प्राइस होगा और फिर उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से होता है। बेनिफिट बेटर प्राइस आपको डिस्कवरी मिल जाती है। अगर 110 का ही आप 100 का ही करते तो 10 का तो नुकसान हो जाता है ना आपका, तो अच्छा प्राइस मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी रहता है कि भैया जो ज्यादा मांगेगा उसको उतने का देंगे। रिड्यूस अंडर सब्सक्रिप्शन वाला रिस्क भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब बिडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ज्यादा लोग मांगते हैं सस्ते के चक्कर में, अगर नहीं भी हो पाए तो सस्ते वाले को तो देके हम अंडर सब्सक्राइब वाले पॉइंट को खत्म कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग हेल्प टू डिस्कवरी द ट्रू मार्केट प्राइस, जस्ट ये आपको रखना है तो इंपॉर्टेंट था। अगला है इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एजेंडे वाला टॉपिक रहता है ये। देखो कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है पहले ऐसे समझो, XYZ ये आ जाता है थ्योरी के अंदर, एक कंपनी है और इस कंपनी के ना पहले से डिबेंचर है और डिबेंचर जो है इसके 100 करोड़ रुपए के हैं, ठीक है। और इस कंपनी के जो प्रॉपर्टी है वो 150 करोड़ का है या 120 करोड़ का है सारी प्रॉपर्टी। और ये सारा का सारा जितना भी प्रॉपर्टी था
वो इस डिबेंचर होल्डर के लिए हम एक बनाते हैं ट्रस्टी, और इस ट्रस्टी के अंदर सभी लोग होते हैं डिबेंचर होल्डर, और ये जो प्रॉपर्टी है वो इनके पास गिरवी रखा होता है ट्रस्टी के पास। तो मैंने अगर 100 करोड़ का डिबेंचर इशू किया है तो मेरे जितने भी प्रॉपर्टी थे वो डिबेंचर होल्डर के पास गिरवी रखे हुए हैं। नाउ कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए कंपनी को 10 करोड़ रुपए की और जरूरत है। तो 10 करोड़ की जरूरत है। जब ये जाएगा एसबीआई के पास जाएगा, जब जाएगा ये आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगा, या फिर जब जाएगा पीएनबी के पास जाएगा, बहुत सारे, जब जाएगा एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा, इन सभी बैंक के पास जाएगा, तो बैंक का मैनेजर एक ही पॉइंट डिमांड करेगा कि यार आपको हम 10 करोड़ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बदले में आपको कोई चीज तो गिरवी रखनी पड़ेगी। कंपनी के सामने मजबूरी क्या आ गई है कि कंपनी का सारा एसेट्स यहां गिरवी रखा हुआ है, वो इसको कुछ गिरवी नहीं रख सकता। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि सर 20 करोड़ का ज्यादा यहां से ले नहीं ले पाएगा, वो प्रॉपर्टी पूरी गिरवी है। ऐसा सिचुएशन में इसको यहां से लोन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस कंपनी क्या चालाकी करती है कि इस कंपनी बैंक को भी क्या करती है, इशू कर देती है डिबेंचर, इशू कर देगी डिबेंचर। तो डिबेंचर इशू करेगी तो ऑटोमेटिकली मान लेते हैं मैंने इसको 10 करोड़ रुपए का डिबेंचर दे दिया, क्योंकि डिबेंचर इशू में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिबेंचर इशू कर दिया। तो जैसे ही 10 करोड़ का मैंने कंपनी को डिबेंचर इशू किया, तो उस सिचुएशन के अंदर कंपनी जब हमें लोन देगी और इन केस मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा कंपनी के पैसे देने में, तो कंपनी के पास डिबेंचर है और डिबेंचर होल्डर का ट्रस्टी के पास हमारे एक्स्ट्रा 10 करोड़ रुपए का गिरवी रखा हुआ है, तो ये यहां से पैसे रिकवर कर पाएगी इन केस मैं नहीं देता हूं तो हमने डिबेंचर जो इसको इशू किया है डिबेंचर, वो बिल्कुल रियल डिबेंचर नहीं है, उसे बोलते हैं डिबेंचर इशू एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी, कि एक गिरवी रख के हमने किया है। तो आइए फटाफट से देखें डिबेंचर इशू। लाइव नॉर्मल क्लास के अंदर हमने बहुत एग्जांपल के साथ किया हुआ है। कहता है इशू डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है भाई, 100% की कैटेगरी में। अच्छा, नोट्स जिन बच्चों को चाहिए होगा, ये नोट्स मैं अगेन एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, जिनको चाहिए होगा ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एप्लीकेशन के कोर्स के अंदर तो डलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में भी डल जाएंगे। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोडेबल रख देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। कहता है कि डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू एडिशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टेकन फ्रॉम द कंपनी। इफ द कंपनी रीपे लोन ऑन टाइम देन डिबेंचर इज कैंसिल। अगर कंपनी ने सारे पैसे दे दिए तो उस डिबेंचर इशू करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है सर, इसमें 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सर। एक तो नो एंट्री, जहां पे एंट्री नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बना के आपको काम खत्म करना है, इसको मेथड नंबर 1 बोला जाता है। मेथड नंबर 2 में जर्नल एंट्री किया जाता है। जर्नल एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आपको डिबेंचर वाले चैप्टर में बड़े आराम से बड़े अच्छे से सिखाया हुआ है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रखना है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर अंडर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में एसेट्स होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है, डिडक्ट फ्रॉम द डिबेंचर लायबिलिटी से डिडक्ट हो जाएगा। क्या कहता है इशू एज ए कोलेटरल सिक्योर अगेंस्ट लोन। जब लोन लेते हैं तो इन केस अगर हम लोन पे नहीं कर पाते तो उस डिवेंचर होल्डर पूरे की पूरी एक्टिव हो जाता है और उस पर हमें सारी चीजें देनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तब वो रियल इशू माना जाएगा। आइए सर, राइट अ शॉर्ट नोट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इंपॉर्टेंट है सर, 100% की कैटेगरी में रखूंगा, इंपॉर्टेंट है। अब डीआरआर का बड़ा ही पंगा है, इसको समझ लेते हैं। हुआ क्या, पहले बड़ा आसान था यार, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन हो गया। नॉर्मली रूल देखा जाए ना, तो जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी, इसको पैसे फंड लेने के लिए इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन वो इक्विटी शेयर से पैसे ले ले। नंबर 2 ऑप्शन वो परसेंटेज जितना भी है वो प्रेफरेंस शेयर से ले ले। नंबर 3 ऑप्शन वो परसेंटेज जितना भी हो डिबेंचर से ले ले। ये 3 जगह से। नंबर 4 ऑप्शन वो कहां से ले ले, बैंक से ले ले। सबसे ज्यादा महंगा यहां से पड़ता है बैंक से। बैंक का मान लेते हैं 15% है, डिबेंचर का मान लेते हैं कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, प्रेफरेंस शेयर का मान लेते हैं 9% है, और इक्विटी का तो भैया प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सेम प्रेफरेंस शेयर में भी प्रॉफिट होता है तो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। तो हमारे अगर मार्केट में खूब अच्छी खासी रेपुटेशन है तब तो मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट की टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ एक ये प्रॉब्लम होता है कि डिविडेंड देने में फिर कठिनाई आती है, डिविडेंड कम हो जाता है पर शेयर। दूसरा रेपुटेशन है तो यहां पे चला जाऊंगा, लेकिन अगर रेपुटेशन नहीं है तो ये पैसे नहीं देंगे। तीसरा, बैंक के पास मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि बैंक में हायर इंटरेस्ट है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, डिबेंचर। तो नॉर्मली कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने क्या करा, इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया सर, इशू कर दिया डिबेंचर, 10% डिबेंचर इशू कर दिया। कितने का कर दिया सर, 100 करोड़ रुपए का कर दिया। अब XYZ लिमिटेड पे कंपनी लॉ की बाउंडेशन है कि भैया डिबेंचर 2 तरीके के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब इरिडीमेबल डिबेंचर हो नहीं सकता, रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू करना पड़ेगा।
बाउंडेशन लगाता है कि 20 ईयर के अंदर आपको इसके डिबेंचर के पैसे वापस देने पड़ेंगे। जो ये डिबेंचर होल्डर है ना, इसके पैसे को आपको वापस देना पड़ेगा, इसके पैसे को वापस देना पड़ेगा। कब? विद इन अ 20 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसके लिए 30 ईयर का टाइम दिया गया है। अब हुआ यूं, और होता ऐसा है कि भैया इसके जब हम पैसे देंगे तो अचानक से इतने सारे पैसे कहां से देंगे, 100 करोड़ रुपए। तो कंपनी कहती है तुम्हारे पास 20 साल है, तो जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे, मान लेते हैं 2001 से प्रॉफिट कमा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वें साल जाके आप कहीं उसको पैसे वापस करोगे। तो आज से ही अपना जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना, इस प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन परसेंटेज निकाल के एक जगह जमा करते जाओ। तो ये क्या करेगा, हर साल अपने प्रॉफिट में से निकाल के कहीं ना कहीं पैसे को जमा करेगा, और ये हर महीने की 31 तारीख को, हर साल की 31 तारीख को जमा करेगा। तो जिस जगह पे ये, जिस बैंक के अंदर जिस मिनी जगह जमा करेगा, उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वो जगह जहां पे हमने प्रॉफिट को रखा हुआ है। ऐसे 20 सालों में खूब सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसको पेमेंट करने में हमें कठिनाई नहीं आएगी। लॉ के अकॉर्डिंग हर किसी का बोला गया, तो लॉ ही बन गया इस पे। और लॉ क्या बना के भैया आप डिबेंचर को रिडीम तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या बना हो, डीआरआर। अगर आपने डीआरआर नहीं बनाया तो आप डिबेंचर को रिडीम नहीं करेंगे, और जैसे आप 20 साल में डिबेंचर रिडीम करने से फॉल्ट करेंगे, आपके ऊपर फाइन पेनल्टी लगाया जाएगा। तो देखो कंपनी लॉ ने कैसे फंसाया कि आपको डीआरआर बनाना जरूरी है और 20 साल में रिडीम करना जरूरी है। मान लो आपने बोला सर मेरा ना डीआरआर बना नहीं, अभी 20 साल क्रॉस हो गए, तो मैंने बोला फाइन देना पड़ेगा। आपने बोला कि सर डीआरआर मेरा 20 साल हो गए, मैं रिडीम करना चाह रहा हूं, डीआरआर नहीं बनाया, कहेंगे पहले डीआरआर बना होना चाहिए। यानी आपको दोनों काम करने की जरूरत होती है। तो हर किसी के केस में अलग अलग है, प्राइवेट लिमिटेड के केस में अलग है, कम लिमिटेड के केस में अलग अलग परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है। पहले क्या था, सीधा सेबी कहता था 50% बना लो, कंपनी लॉ कहता था 25% बना लो, झंझट खत्म, हम 25% बना के काम खत्म करते थे। अब रेट अलग अलग हो गए, 10% हो गए, 15%। उसके बाद एक और पॉइंट क्या आ गया, इस डीआरआर के पैसे को इन्वेस्ट भी करना है, दैट इज जहां इन्वेस्ट करोगे उसे डीआरआई बोलेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं क्या कहता है। राइट अ शॉर्ट नोट डीआरआर, कहता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको डीआरआर कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट में से करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करा जाएगा। मैंने यही बताया आपको, यही बताया मैंने आपको, अरे मैंने सोचा था ये ठीक है, यही बताया मैंने आपको जो चीज यहां था। डिस्क्लोजर, डीआरआर सेपरेट शेयर होल्डर फंड होता है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आता है। इट इज ट्रांसफर टू द सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस डीआरआर अकाउंट में। डीआरआर क्रिएटेड जनरल रेट 10% के हिसाब से बना लेना चाहिए, लेकिन किस किस को बनाना है किसको नहीं। अगर कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई से अप्रूव्ड है तो उसको डीआरआर नहीं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास खुद ही बहुत पैसे होते हैं। बैंकिंग कंपनी को भी डीआरआर नहीं बनाने की जरूरत है, खुद ही पैसे होते हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी जितने भी ये कंपनी है लिस्टेड है तो उनको भी डीआरआर नहीं बनाना। इसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी डीआरआर नहीं बनाना, जो कि एनबीएफसी और इसमें फाइनेंशियल जो ऐसी कंपनी होती है जिनका काम ही लोन देना होता है तो वो नहीं बनाएगी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उस केस में प्राइवेट, अगर पब्लिकली इशूड है, पब्लिक इशू डिबेंचर है तो 10% बनाना पड़ेगा, प्राइवेटली प्लेस है तो नहीं बनाना पड़ेगा। अदर कंपनी, यानी इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है अल्टीमेटली आप सीधा सीधा जब भी क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा, 10% बना लोगे आप। रूल डीआरआर क्रिएट करने का क्या है भैया, बिफोर द 30 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर ऑफ द कंपनी डिपॉजिट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15%। डीआरआई के अंदर हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है बिफोर 30 अप्रैल। तो ऑफ द डिबेंचर मेच्योर्ड, जो भी डिबेंचर मेच्योर्ड होगा उसका, डिबेंचर मेच्योर्ड 31 मार्च को डीआरआर में जाएगा। द डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक फ्री चार्ज ऑफ लियन, मतलब एक बैंक में कर देंगे। लियन का मतलब होता है कोई चीज ऐसा नहीं कि आपने किसी के बदले गिरवी रख के करा हो। सेक्शन 2F के अंदर गिवन है, जो कि ये डीआरआर है, 30 अप्रैल तक इसमें इन्वेस्ट कर देना है। तो आज ये क्विक पॉइंट देखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए नॉट रिक्वायर्ड डीआरआर किस केस में, कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा तो नहीं करना पड़ा। डिबेंचर इशू बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करना, डिबेंचर इशू बाय बैंकिंग कंपनी नहीं करना, प्राइवेट एनबीएफसी करेगी तो इसके लिए डीआरआर नहीं बनाना, बाकी सभी के लिए बनाओगे। और एक रूल बना लो कितने %। अब एक सीआरआर होता है, एक डीआरआर होता है। सीआरआर क्या होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सीआरआर कब बनाया जाता है, सीआरआर कब बनाया जाता है, सीआरआर बनाया जाता है जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हो, आप बाय बैक ऑफ शेयर करते हो, इन दोनों केस में आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा।
CRR कितना बनता है सर? जितना भी फेस वैल्यू होता है उसका 100% जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है। तो क्या कहता है जनरल रूल, क्रिएटेड रिडम्पशन फॉर डिबेंचर और क्रिएटेड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक करने के लिए। क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, क्रिएटेड फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर प्रॉफिट से भी कर सकते हैं हम इसको। बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पे कोई ऐसा नहीं है, इसको बोनस शेयर के लिए यूज किया जाता है। जैसे लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन करते हैं ना, तो एक एंट्री करते हैं हम, DRR को डेबिट कर देते हैं, टू CRR कर देते हैं, तो ये एंट्री करना पड़ता है, इसमें कुछ भी ऐसी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बोथ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट से ही किया जाता है। कहता है DRR रिलेटेड CRR रिलेटेड प्रेफरेंस शेयर बायबैक, मतलब सिंपल सा की पॉइंट, DRR बैलेंस जनरल रिजर्व में आफ्टर द रिडम्पशन, CRR बैलेंस यूज ओनली फॉर बोनस शेयर देने के लिए CRR का यूज किया जाएगा, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं किया जाएगा, वो भी फुल्ली पेड अप। आइए सर, एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है सिंकिंग फंड क्या है, तो मैं एक चीज बता दूं, जो हमने अभी DRR कराया है, DRR का ही दूसरा नाम है सिंकिंग फंड, DRR का ही दूसरा नाम है सिंकिंग फंड, मॉडर्न नाम रख दिया गया, ये है DRR ही है, ध्यान रखिएगा। कहता है सिंकिंग फंड इज अ फंड क्रिएटेड कंपनी कलेक्टेड मनी जनरली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बात तो वही होगी, तो अलग नाम से आएगा, लिखना वही DRR वाली डेफिनेशन है। इट्स क्रिएट सेटिंग असाइड द इक्वल अमाउंट एवरी ईयर फ्रॉम प्रॉफिट, सिंकिंग फंड टेबल के हिसाब से, यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज होता है फ्यूचर टेबल जिसके हिसाब से हमें जमा करना था, द अमाउंट ऑफ शो एक्सपेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस, जो भी हमने DRR से लिया है आउटसाइड इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सिंकिंग फंड जो भी है रिजर्व एंड सरप्लस के बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट शो आर नॉन करंट एसेट्स, कहता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट शो नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो करेंगे रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट, तो ये हमारा था सिंकिंग फंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस टाइप ऑफ अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट। अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? सबसे पहले तो समझो अंडरराइटर होता कौन है। देखो अंडरराइटर कौन होता है ये ध्यान से समझो। मान लो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है और ये कंपनी अपने शेयर्स को बेचना चाहती है और इसकी कंपनी की जान पहचान नहीं है। एक मान लेते हैं बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इनकी बहुत जान पहचान है, बहुत सारे कस्टमर है। आपको लगता है यार ये बैंक अगर अपने कस्टमर को सारी बातें बता दे तो मेरी कंपनी के शेयर धड़ल्ले से बिक जाएगी, लेकिन बैंक ऐसा काम क्यों करेगा? तो बैंक बोलता है कि भैया तुम ऐसा काम कर दो, बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, परसेंटेज कमीशन। तो अगर शेयर है तो मैक्सिमम परसेंटेज 5% देंगे, और अगर डिबेंचर ऐसा काम करवाऊंगा तो मैक्सिमम हम 2.5% ही दे सकते हैं। तो बैंक जो होगा ये माना जाएगा हमारा अंडरराइटर। कौन माना जाएगा? अंडरराइटर माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को जो कमीशन देते हैं अंडरराइटर। अब ये अंडरराइटर को कैसे कैसे हम जो उसके रेम्यूनरेशन है डिस्चार्ज करते हैं उसकी बात करी गई है। तो मीनिंग ऑफ अंडरराइटर आप पढ़ेंगे इसको कि अंडरराइटर इज द कॉन्ट्रैक्ट, underwriter contract between the company and underwriter in which the underwriter agree to take up the whole of portion of the shares debenture floated but not subscribed by the invested public consideration benefit to the underwriter commission। वो underwriter commission के लिए कहता है कि ये जो कंपनी है ये सारे के सारे शेयर डिवेंचर खुद ले लेती है, इसलिए नहीं कि उसे लेना है, सिर्फ कमीशन पर्पस के लिए, और एक सिक्योरिटी दे देती है। अंडरराइटर इज एग्रीड विद द अलॉटमेंट कंडीशन, subscribe the security body corporate existing shareholder of such corporate public not subscribe। तो ये रेगुलेशन वगैरह दे रखा है, यहाँ पे रेट दे रखा है। टाइप ऑफ अंडरराइटर कंडीशनल अंडरराइटर होता है। अंडर दिस टाइप एग्रीमेंट अंडरराइटर एग्री टेक अप द एग्रीड पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी। फर्म अंडरराइटर होता है। फर्म अंडरराइटर जब कोई नहीं खरीदता तो दिस अंडरराइटर टाइप एग्रीमेंट अंडरराइटर एग्री टू टेक अप द सेटिस्फेक्शन, खुद ही खरीद लेता था। तो ये था अंडरराइटर। इसको हमने न्यूमेरिकल के अंदर रेगुलर क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि वो बच्चे भी वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो 1-2 घंटे की जो क्लास अंडरराइटर का वो देख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर थ्योरी आपको इसका समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी है तो बताइए। 32 मिनट में एक यूनिट कंप्लीट, और सबसे बड़ा यूनिट हमारा फर्स्ट ही है। कोई दिक्कत है तो बताइए। सर आ जाइए, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, अगले यूनिट की बात करते हैं। अब हमारा यूनिट नंबर 2। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि भाई हम अब सेमेस्टर 3 की पूरी तैयारी में लग गए हैं। सेमेस्टर 3 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, आप देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एक आपके पास, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं तो कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और बिजनेस स्टैटिक्स है। बिजनेस स्टैटिक्स वो वाले नहीं है जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उससे एडवांस है काफी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, तीनों कोर्सेस आ रहे हैं।
ऑनर्स के अंदर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और यहां पे आ जाता है बिजनेस मैथ्स तीनों के पास। कोई भी कोर्स अभी प्री बुकिंग ऑफर में चल रहा है जिसको आप 399 का 1 जुलाई लिख दिया, 1 जून से था, ये गलती हो गई, 1 जून से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और 1 जून से कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। क्या क्या मिलेगा सर इसके अंदर? भाई वो मजा धमाल मचाने वाले ना इस बार, पूरा 10 ईयर। इसके अंदर आपको बुक भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ने देंगे, हम बुक के इस हिसाब से कराएंगे। और इस बार हम डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ चार्ट भी बना रहे हैं जिसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगा और हर चैप्टर के वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पहले डेप्थ में बताया जाएगा विद हमारे खुद के एग्जाम्पल से। उसके बाद फिर हम जो एग्जाम के क्वेश्चन है सीधा ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे कि जिसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए। हम पूरी की पूरी किताब आपको, आरपी रस्तोगी किताब होती है इस बुक का, जो राइटर का नाम है आरपी रस्तोगी, पूरा का पूरा किताब भी उसके अंदर वीडियो डालने वाले हैं। जिस बच्चे को इन डिटेल पढ़ना है पूरी किताब पढ़ लेगा, पूरी किताब की वीडियोस मिल जाएंगी आपको, पूरे 10 ईयर की वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लाइव भी चलने वाली है, वो भी मिल जाएंगी आपको। साथ के साथ आपको जो एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस है वो सब, पूरा का पूरा ये लाइव क्लासेस रहने वाला है आपका। और कुछ मान लेते हैं कि जिस दिन अगर हम क्लास नहीं ले पाए तो उस दिन हम उसको रिकॉर्डेड मोड में अपलोड करेंगे, बाकी सारा का सारा आपका लाइव रहने वाला है। और सर आपका कोर्स जो है ये हम अक्टूबर तक प्रॉमिस कर रहे हैं खत्म हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर में आपके एग्जाम होगा, लेकिन हम 1 अक्टूबर तक खत्म करेंगे, जिसके बाद आपके पास पूरा अक्टूबर का मंथ, नवंबर और दिसंबर रहेगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है और आपके अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपके चैट में नंबर गिवन है, आप वहां पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हो, कोर्स की डिटेल जानकारी ले सकते हो। 1 तारीख को आपका ये लॉन्च हो जाएगा और आप इजीली इस सभी कोर्स को ग्रैब कर सकते हो। 399 रुपए का भी दिया जा रहा है, उसके बाद ये फिर 500 रुपए का हमारा ये कोर्स हो जाएगा।